हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हमने जो बीएड का सेक्शन स्टार्ट किया था जेबीटी एंड टीजीटी कमीशन के लिए, तो लर्निंग एंड टीचिंग जो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, तो उसमें हम 3 यूनिट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी 4th यूनिट बचती है, तो उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, 4th यूनिट रहेगी हमारी कौन सी? फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, फेज एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चरण और शिक्षण के मॉडल। ठीक है, शिक्षण के चरण और शिक्षण के मॉडल। तो सबसे पहले अगर हम टीचिंग की बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं कि टीचिंग क्या है, व्हाट इज टीचिंग। सॉरी, टीचिंग एक क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी है जो हम पहले ही एक योजना बना लेते हैं, तो टीचिंग को हम बोल सकते हैं। शिक्षण एक क्या है? योजनाबद्ध, जो हमारी एक योजना होती है, योजनाबद्ध क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो शिक्षक को, एक टीचर को जो है एक स्टूडेंट को सीखने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब एक बात अगर देखी जाए, टीचिंग कभी भी अचानक नहीं होती है। टीचिंग कभी भी अचानक नहीं होती है। अचानक होता है तो लर्निंग हो सकती है, बट टीचिंग अचानक नहीं होती। अभी मैं आपको अगर टीच करवा रही हूँ तो ये अचानक से नहीं हुआ है। ठीक है, ये कैसा? ये पहले ही प्री प्लान्ड है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया आपके लिए, जो है जो क्या बोलते हैं, कंटेंट तैयार किया है, उसके बाद जो टीचिंग हो रही है, यानी पहले ही क्या है? प्री प्लान्ड। प्री प्लान, इसको हम बोलते हैं पहले से जो है, टीचिंग इज अ प्लान एक्टिविटी इन विच द टीचर हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न। ठीक है, जो सीखने में, ये जो है, जो टीचिंग जो होती है 3 चरणों में जो है, टीचिंग कभी भी जो है अचानक नहीं होती है, यह 3 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, कितने फेज होंगे इसके? 3 चरण। 3 फेज में ये पूरी होती है, 3 चरणों में। तो 3 चरणों में अगर देखें तो फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट फेज क्या आएगा? प्री एक्टिव फेज। ठीक है, प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या है? पूर्व क्रियात्मक चरण। ठीक है, पूर्व क्रियात्मक चरण का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? यानी पूर्व का मतलब क्या है? जो पहले से ही आप जो है किसी क्लास में, जैसे कोई टीचर किसी क्लास में जाने से पहले क्या करता है? प्लान करता है। इसको हम प्लानिंग फेज भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज, आप लिख सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग, प्लानिंग फेज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि प्री एक्टिव फेज यानी पूर्व क्रियात्मक चरण। तो इसमें जो है, एक टीचर को आप खुद देखो, क्यों प्री एक्टिव फेज की क्या नीड होती है? पहले शिक्षक को पहले ही योजना, अगर वो पहले से एक टीचर योजना नहीं बनाएगा, प्लान नहीं बनाएगा, तो टीचिंग आपकी कैसी रहेगी? वो जो है इफेक्टफुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो अचीव ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टीचिंग के हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें उन ऑब्जेक्टिव को क्या करना होता है? अचीव करना होता है। अगर टीचिंग प्री प्लान नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए जो ये प्री एक्टिव फेज जो ये फाउंडेशनल जो है, फाउंडेशन स्टेज है ये, इसको आप फाउंडेशन स्टेज भी कह सकते हो। ठीक है, और फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, यानी प्री एक्टिव फेज में अगर बात करें, दिस फेज इज रिलेटेड टू प्लानिंग बिफोर टीचिंग। यह चरण पढ़ाने से पहले की योजना से संबंधित है। ठीक है, पढ़ाने से पहले के, इसमें क्या है? टीचर डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, स्ट्रेटेजीज एंड इवैल्यूएशन टूल। एक शिक्षक क्या करता है? जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ा रहे तो उसका उद्देश्य होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसमें विषय सामग्री क्या क्या यूजफुल रहेगी, शिक्षण विधि कौन सी हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, और मूल्यांकन जो उपकरण है, इवैल्यूएशन के जो टूल होते हैं, ये सब क्या करता है? ये सब तय करते हैं प्री प्लान एक्टिविटी को। ठीक है, देखो इसमें कुछ जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए होते हैं हमने, कि यानी टीचर ये डिसाइड करता है कि बच्चे जो है क्या सीखेंगे। ठीक है, और जो है इसमें कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। देखो फर्स्ट क्या आएगा आपका, इसको आप नंबरिंग ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट जो इसमें क्या आएगा, प्री एक्टिव फेज में क्या आएगा? फर्स्ट ये बोल सकते हो आप कि फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड क्या रहेगा? कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस।
कंटेंट का एनालिसिस करना। देन थर्ड क्या रहेगा, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है, यानी कौन सा मेथड यूज़ करोगे आप, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस देन आएगा सिलेक्टिंग ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है, विषय सामग्री, सिलेक्टिंग ऑफ टीचिंग एड, ठीक है। देन प्लानिंग इवेल्युएशन, लास्ट में हम इवेल्युएट करते हैं, प्लानिंग इवेल्युएशन, क्लियर, ठीक है। इसमें जो लेसन प्लान इज प्रिपेयर्ड, पाठ योजना बनाई जाती है, ठीक है। क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड टीचिंग एड्स आर अरेंज्ड, और जो कक्षा का वातावरण होता है और जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, उसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है, क्लियर। यानी तो ये था हमारा कौन सा, प्री एक्टिव फेज। आप इसमें कीवर्ड याद रख सकते हो, प्री एक्टिव फेज, क्या प्लानिंग, इसमें क्या करते हैं हम, प्लानिंग करते हैं, टीचर का कैसा रोल रहता है इसमें, टीचर इज मोस्ट एक्टिव, टीचर का इसमें मोस्ट एक्टिव रोल रहता है, ठीक है। इसमें नो डायरेक्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। लेसन प्लान कौन तैयार करके लाएगा, टीचर तैयार करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरएक्टिव फेज की। इंटरएक्टिव यानी परस्पर सक्रिय चरण या फिर अंतःक्रियात्मक चरण भी इसको आप बोल सकते हो, अंतःक्रियात्मक चरण, ठीक है। तो अंतःक्रियात्मक, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये जो चरण होता है ये क्लास में पढ़ाते समय होता है। देखो परस्पर क्रिया हो रही है ना, इंटरएक्टिव यानी इंटरएक्शन हो रही है आपस में, टीचर एंड स्टूडेंट्स की जो है आपसी जो है, इसमें आप लिख सकते हो यह चरण जो है कक्षा में पढ़ाते समय, ठीक है, जब टीचर टीच करवा रहा होता है। दिस फेज अकर्स इनसाइड द क्लासरूम, ये क्लासरूम के अंदर ही होता है। इसको जो है ऑल्सो नॉन एज क्या बोल सकते हो आप, टीचिंग फेज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक टीचर और स्टूडेंट का जो इनका दोनों का रोल कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, दोनों ही विद्यार्थी और शिक्षक जो है सक्रिय इसमें रहते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग हैपन्स इन दिस फेज, इस चरण में जो वास्तविक कक्षा शिक्षण होता है, ठीक है। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें जो टीचर और स्टूडेंट्स है दोनों ही क्या रहते हैं, बोथ आर इन एक्टिव फेज, ठीक है, दोनों जो एक्टिव फेज में रहते हैं। जबकि उसमें प्री एक्टिव में क्या था, उसमें टीचर जो एक्टिव रहता है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर क्रिया होती है। टीचर प्रेजेंट्स कंटेंट, आस्क क्वेश्चंस, मोटिवेट्स एंड कंट्रोल क्लास, एक शिक्षक जो है विषय वस्तु कंटेंट अपना जो प्रेजेंट करेगा, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, देन उनको जो है मोटिवेट करते हैं और क्लास में जो है क्लास को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी अनुशासन बनाए रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, डिस्कस, इंटरेक्ट एंड लर्न, स्टूडेंट भी क्या करते हैं, स्टूडेंट का रोल भी इसमें कैसा है, एक्टिव रहता है। विद्यार्थी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, जो टीचर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं विद्यार्थी उनमें क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करते हैं, डिस्कस करते हैं टीचर्स के साथ, इंटरेक्शन होता है, आपसी इंटरेक्शन, एंड लर्न करते हैं, विद्यार्थी उत्तर देते हैं, चर्चा करते हैं और सीखते हैं, ठीक है, क्लियर। इसमें आप बोल सकते हो प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, क्लासरूम इंटरेक्शन, या फिर जो इसमें जो है टीचिंग, इसमें आप मेन बोल सकते हो ये जो है इसमें टीचिंग कैसी होती है, टीचिंग जो टू वे प्रोसेस इनमें से होती है, ठीक है। इसमें एक टीचर मोटिवेट भी कर रहा है स्टूडेंट को, रिनफोर्स भी कर रहा है, अपने टीचिंग एड्स का यूज़ भी कर रहा है, ठीक है। इंटरएक्टिव फेज होता है, टीचिंग कम्युनिकेशन होती है, इसमें टीचिंग प्लस स्टूडेंट बोथ, टीचर प्लस स्टूडेंट बोथ को कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लर्निंग हैपन होती है, यहाँ पे मैक्सिमम लर्निंग यहीं पे होती है, टीचर प्लस स्टूडेंट कैसे रहेंगे, एक्टिव, ठीक है। ये जो इंटरएक्टिव फेज होता है। अब थर्ड हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज की, जिसको हम बोलते हैं पश्च क्रियात्मक चरण। पश्च जो है बाद का चरण होता है,
पश्चक्रियात्मक चरण। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेज होगी इसमें जो ये पढ़ाने के बाद का फेज होगा। ठीक है, कौन सा होगा, पढ़ाने के बाद का फेज। ठीक है, प्री एक्टिव था पढ़ाने से पहले की स्टेज, जब हम जो है लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं बच्चों के लिए, जो हम कुछ जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इस लेसन प्लान से हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने हैं। देन जो है सेकंड क्या था हमारा, इंटरएक्टिव फेज जिसको हम बोलते हैं, यानी उसको जो परस्पर क्रिया जो फेज होता है हमारा, ठीक है, अंतःक्रियात्मक चरण या फिर इंटरएक्टिव फेज भी उसी को बोला जाता है। देन थर्ड स्टेज आती है हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज। पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है जो पढ़ाने के बाद की जो क्रिया होती है। ठीक है, इसको आप एक इससे क्या बोल सकते हो, नॉन एज इवैल्यूएशन फेज। ठीक है, इसको जो है इवैल्यूएशन फेज कहा जा सकता है। इसमें जो है दिस फेज इंक्लूड्स इवैल्यूएशन आफ्टर टीचिंग। ठीक है, ये चरण जो है शिक्षण के बाद जो है मूल्यांकन से संबंधित है। टीचर चेक लर्निंग आउटकम्स। शिक्षक जो है विद्यार्थियों की उपलब्धि जांचता है, वो जो है उसको जो चेक करता है कि कितनी बच्चों ने किस सीमा तक जो है उपलब्धि प्राप्त की है और कहाँ पे उनको जो है अभी और करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें टेस्ट लिए जाते हैं, असाइनमेंट दी जाती है, फीडबैक लिया जाता है बच्चों का, एंड रिमीडियल टीचिंग आर प्रोवाइडेड। अब आप बच्चों को जो इवैल्यूएट कर पा रहे हो, तो बच्चों को जो है फीडबैक ले पा रहे हो, तो इसमें आप रिमीडियल टीचिंग भी दे सकते हो कि जहाँ पे बच्चों को जो है समझ या लर्न नहीं कर पाए तो वहाँ पे उनको जो रिमीडियल टीचिंग दी जाती है, उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण बच्चों को प्रोवाइड करवा, जब आप उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस्ट कर लेते हो, असेस कर लेते हो, देन उनको क्या दी जाती है, इवैल्यूएशन, जो उनको यानी उनको रिमीडियल टीचिंग दे सकते हो। ठीक है, टेस्ट, असाइनमेंट, फीडबैक, कमजोर छात्रों को सहायता दी जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। इसमें आता है रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग टू इम्प्रूव फ्यूचर लेसन। भविष्य के लिए जो है शिक्षण में सुधार पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। यानी इसमें अगर आपको स्टेप लिखने हैं तो आप कर सकते हो, यानी इसमें जो है इवैल्यूएशन की जाती है, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन क्यों करते हैं हम, शिक्षक जो है छात्रों को जो है चेक करता है कि कितना सीखा है उन्होंने। ठीक है, टेस्ट लेकर, ओरली क्वेश्चन पूछ के, असाइनमेंट लेके। ठीक है, देन सेकंड जो डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि शिक्षक, एक टीचर जो है फाइंड करता है लर्निंग डिफिकल्टी, यानी प्रॉब्लम फाइंड करना। ठीक है, देन उनको जब प्रॉब्लम फाइंड कर ली जाती है तो उनको जो है रिमीडियल टीचिंग दी जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, देन जो है फीडबैक। टीचर जो है फ्यूचर के लिए जो है जो अपनी जो प्लान्स होते हैं, टीचर क्या करता है, इम्प्रूव फ्यूचर टीचिंग प्लानिंग, अपने जो है योजना को सुधारते हैं। ठीक है, यानी पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होगा, मेन क्या होगा इसमें, इवैल्यूएशन फोकस ऑन, किस पे फोकस किया जाता है, आउटकम्स पे, फोकस ऑन आउटकम्स है ना। और हेल्प किस में करता है ये, हेल्प्स इम्प्रूव, लिख लो, हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग क्वालिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट लिख देती हूँ मैं आपको, प्री एक्टिव, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, प्री एक्टिव में, इन शॉर्ट में, प्री एक्टिव में आपको क्या याद रखना है, प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग की जाती है। और इंटरएक्टिव में टीचिंग, जो टीचिंग के दौरान होता है, इंटरएक्टिव फेज। और लास्ट फेज हमारा पोस्ट एक्टिव होगा इवैल्यूएशन। ठीक है, जो क्लास के बाद का जो है पीरियड होता है, पढ़ाने के बाद का। अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अभी हमने बात की किसकी, ठीक है, हमने फेजेस की बात की, यही मेन हमारा चैप्टर का, यूनिट का नाम ही ये है, यानी फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो है फेज यानी चरण, और टीचिंग के जो है मॉडल क्या क्या रहेंगे हमारे। ठीक है, फेज एंड मॉडल्स ऑफ, फेज की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं मॉडल की। ठीक है,
चलो चलते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग की तरफ। शिक्षण मॉडल, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है शिक्षण मॉडल का? व्हाट इज अ टीचिंग मॉडल? क्या बोल सकते हैं हम, शिक्षण मॉडल जो है क्या है? और टीचिंग मॉडल लीजिए क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ टीचिंग। ये जो है शिक्षण मॉडल शिक्षण की रूपरेखा है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो शिक्षण मॉडल जो है शिक्षण की रूपरेखा। जो हमारी जो है टीचिंग होती है उसकी क्या बोला जाता है, इसको रूपरेखा। ठीक है, अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज A model of teaching is a structured pattern of teaching that helps achieve specific learning outcomes systematically। यानी शिक्षण जो शिक्षण मॉडल एक संगठित ढांचा है। क्या है ये? सिस्टमैटिकली पैटर्न है जिसके द्वारा जो है निश्चित शिक्षण उद्देश्य को व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि शिक्षण मॉडल जो शिक्षण की एक रूपरेखा है वो क्या बताता है हमें कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, या फिर किस क्रम में पढ़ाना है। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये हमें मॉडल शिक्षण के मॉडल जो हमें बताते हैं। अगर बात करें नीड ऑफ टीचिंग मॉडल की, नीड्स जो आवश्यकता क्या है टीचिंग मॉडल की, तो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग बिकम सिस्टमैटिक हो, ऑब्जेक्टिव जो हमारे वो अचीव हो जाए, या फिर जो थिंकिंग स्किल है वो डेवलप हो जाए बच्चों में, जो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रहे। यही तो नीड होती है शिक्षण मॉडल की। ठीक है, यानी मेक्स टीचिंग लॉजिकली एंड सिस्टमैटिक, शिक्षण को तार्किक व व्यवस्थित बनाना। देन हेल्प इन अचीविंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो जो प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू टीचिंग, कक्षा शिक्षण को संरचना प्रदान करता है। और यूजफुल फॉर डाइवर्स लर्नर, विविध विद्यार्थियों के लिए भी क्या है, उपयोगी है। इम्प्रूव्स क्लासरूम परफॉर्मेंस, शिक्षण प्रभावशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव हो गया थिंकिंग स्किल्स डेवलप, बच्चों में हमें जो है थिंकिंग स्किल जो है डेवलप करनी होती है, इसके लिए इसकी नीड होती है, थिंकिंग स्किल डेवलप्स। ठीक है, देन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन क्या करना है, इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग के। एलिमेंट्स यानी शिक्षण मॉडल के तत्व क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आएगा सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स समझते हो, सिंटैक्स क्या होता है, जो शिक्षण के जो चरण होते हैं, क्रम जिसको हम बोलते हैं क्रम, सिंटैक्स में क्रम के अनुसार जो है उसको लगाना। स्टेप्स ऑफ द मॉडल, इसको आप स्टेप्स बोल सकते हो, मॉडल के चरण। ठीक है, सेकंड है सोशल सिस्टम, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। यानी सोशल सिस्टम का मतलब क्या है, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यानी शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका, दोनों की जो क्या भूमिका रहती है। देन थर्ड आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी हाउ टीचर रिस्पॉन्ड्स, जो एक टीचर होता है, हाउ टीचर रिएक्ट्स टू, मतलब एक टीचर कैसे रिएक्ट करता है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स में। इसमें आप ये लिख सकते हो हाउ टीचर रिएक्ट्स टू स्टूडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो एक टीचर हो तो कैसे प्रतिक्रिया, स्टूडेंट की प्रतिक्रिया पे कैसे जो है रिएक्ट करता है, शिक्षक कैसे प्रतिक्रिया देगा। देन फोर्थ आएगा सपोर्ट सिस्टम, जो सहायक सामग्री होती है, सहायक तंत्र, यानी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, देन फिफ्थ आएगा इसमें इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट, इसकी नीड होती है डायरेक्ट आउटकम्स, यानी प्रत्यक्ष परिणाम, डायरेक्ट हमें परिणाम। देन सिक्स नर्चरेंट इफेक्ट, नर्चरेंट इफेक्ट्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट आउटकम्स, पोषक प्रभाव होते, अप्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, क्लियर। वैसे जो आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो बेसिक मॉडल्स हम पढ़ेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे, जो ग्लेसर का मॉडल है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल। ठीक है, ग्लेसर का जो है बेसिक क्या है, टीचिंग मॉडल ग्लेसर का। याद रखना जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ये किसका है, ग्लेसर, नाम याद रखना आपने ग्लेसर का। डेवलप्ड बाय ग्लेसर, इंक्लूड 4 मेजर स्टेप्स, इसमें जो उसने 4 मेजर स्टेप का जो यूज़ किया है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। जो ग्लेसर के मॉडल के 4 स्टेप्स है वो कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट जो आएगा इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शनल
आप इसको मैं शॉर्ट में आपको बोल देती हूँ। फर्स्ट आएगा ऑब्जेक्टिव्स, देन सेकंड आएगा एंटरिंग बिहेवियर, यानी जो हमारी बिहेवियर होता है बच्चे का वो प्रायर नॉलेज से कैसे उसको जोड़ सकता है। देन प्रोसीजर्स, देन फोर्थ आएगा इवैल्यूएशन। ये चार जो इसमें स्टेप रहेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स रहेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट का मतलब है व्हाट टू टीच। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक जो है सेटिंग गोल्स होती है, उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। व्हाट टू टीच की पढ़ाना क्या है, ठीक है, और उससे जो हमें देन सेकंड आता है एंटरिंग बिहेवियर, प्रायर नॉलेज, यानी प्रायर नॉलेज जो है प्रवेश व्यवहार, पहले से ज्ञात ज्ञान, पहले से बच्चे को कितना ज्ञान है और उसको नए ज्ञान के साथ वो कैसे फिट कर सकता है। देन थर्ड इसका जो है कंपोनेंट है वो है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, यानी कंटेंट एंड मेथड्स, ठीक है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में आता है आपका कंटेंट एंड मेथड्स, यानी टीचिंग मेथड्स जो आपको मतलब प्रोसीजर का मतलब जो प्रोसीड कर रहा है। एक सेकेंड, सॉरी, यानी जो है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। देन लास्ट आता है इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस असेसमेंट। इवैल्यूएशन इसको आप बोल सकते हो, यानी मूल्यांकन, यानी असेसमेंट, बच्चे का जो है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने जो है ऑब्जेक्टिव किस हद तक जो है प्राप्त किए। देन नेक्स्ट मॉडल आएगा हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। किसका है, ब्रूनर का, जेरोम ब्रूनर नाम याद रखना आपने। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया है इन्होंने, इसको बोलते हैं हम संप्रत्य, हिंदी में जो है संप्रत्य उपलब्धि मॉडल। किसका है, जेरोम ब्रूनर का, ठीक है। इसमें जो है स्टूडेंट्स लर्न कंसेप्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स फ्रॉम एग्जाम्पल। इसका जो है इस मॉडल का जो है मेन सिद्धांत क्या है, विद्यार्थी उदाहरणों के पैटर्न पहचान कर अवधारणा सीखते हैं, ठीक है। मतलब वो एग्जाम्पल से क्या कर रहे हैं, पैटर्न को सीख रहे हैं, कंसेप्ट को सीख रहे हैं। यानी बच्चों को पहले आप क्या दे रहे हो, एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, बच्चों को पहले जो है एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं और वो एग्जाम्पल से जो है कंसेप्ट बना रहा है, कंसेप्ट बिल्ड कर रहा है, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करना, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड है कि पहले उदाहरण जो है, उदाहरण और उससे जो है अवधारणाएं सीखते हैं बच्चे, ठीक है। यानी टीचर प्रोवाइड्स यस नो एग्जाम्पल, शिक्षण हाँ ना उदाहरण देता है, तो लर्नर्स डिस्कवर करेंगे द कंसेप्ट देमसेल्फ। बच्चे जो है, जो लर्नर्स होते हैं वो खुद क्या करेंगे, कंसेप्ट को देमसेल्फ, इंडक्टिव, इसको हम इंडक्टिव लर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी विद्यार्थी स्वयं अवधारणा खोजते हैं। पढ़ा है ना आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, तो इसको आप इंडक्टिव मेथड भी बोल सकते हो, यानी आगमन विधि। आगमन विधि यही बोलती है ना हमें कि पहले बच्चों को जो है एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से जो खुद रूल सेट करेंगे, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड क्या बोलता है, पहले जो है रूल्स बताओ देन एग्जाम्पल सॉल्व करो, आप यही बोलता है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में आप लिख सकते हो कि उदाहरण, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बच्चे जो है कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है इंडक्टिव मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी एग्जाम्पल्स टू रूल्स, डिडक्टिव मेथड बोलता है रूल्स टू एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये किसका है, ऑजुबेल ने दिया है, ठीक है, ऑजुबेल किसका है, ऑजुबेल का, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। ये जो है अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत पर क्या है, आधारित, यानी अर्थपूर्ण, जिसका जो अधिगम कैसा होगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा, वो अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। इसमें जो है न्यू लर्निंग बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन लिंक्ड विद प्रीवियस नॉलेज। आपकी जो है नया ज्ञान जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता है जब आप उसको पुराने ज्ञान के साथ जो उसको जोड़ते हो। जो आपको पहले से ज्ञात नॉलेज है, जब आप उसको जो नए ज्ञान के साथ मिक्स करते हो, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हो, तो सीखना जो है और ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। टीचर प्रोवाइड्स एन एडवांस ऑर्गेनाइजर।
टीचर जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर, जैसे हो गया चार्ट, हो गया समरी, कंसेप्ट मैप बिफोर टीचिंग, मतलब पढ़ाने से पहले जो है शिक्षक विषय से पहले क्या करता है, ऑर्गेनाइजर क्या क्या करता है, चार्ट हो गए पहले ऑर्गेनाइज करता है अपने चार्ट सारा, या फिर उससे रिलेटेड उससे इमेजेस वगैरह, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मॉडल, मॉडल, यानी इसमें जो एक समस्या समाधान जो मॉडल रहेगा आपका, समस्या समाधान मॉडल, इसमें भी कितने स्टेप्स रहेंगे, जब बच्चा जो है खुद जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है एबिलिटी रखता है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, फर्स्ट स्टेप्स होगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले बच्चा समस्या जो है पहचानता है, जब तक आप समस्या ही नहीं पहचान पाओगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले मेन होता है कि समस्या को पहचानना। देन सेकंड होता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, यानी परिकल्पना बनाना, उससे रिलेटेड आप जो है हाइपोथेसिस बना लेते हो कि इसको ऐसे किया जाए या ऐसे, ठीक है। देन थर्ड आता है जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हो, देन डाटा कलेक्शन, डाटा एकत्र करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो डाटा आपको कलेक्ट करना है उसको कलेक्ट करके जो उसको देखना। देन फोर्थ आ जाएगा टेस्टिंग हाइपोथेसिस, जो आपने परिकल्पनाएं की थी उसको जांचना, उसको जो टेस्ट करना। देन आएगा लास्ट जो है कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना कि आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, शॉर्ट में आपने लिखना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन सेकंड हाइपोथेसिस, देन थर्ड आएगा टेस्टिंग, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, देन फोर्थ आएगा कंक्लूजन। क्लियर। देन हम नेक्स्ट बात करें स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की रणनीतियाँ क्या क्या रहेगी। तो फर्स्ट आ जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, मंथन विधि, एग्जाम में पूछा गया है गाइस, कमीशन में, टीजीटी के कमीशन में ही पूछा गया है ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्वेश्चन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, यानी आइडिया जनरेशन, जिसमें आप आइडिया जनरेट करते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग वही होता है ना जब आइडिया जो जनरेट किए जाते हैं, जनरेट मैनी आइडियाज़ इन ग्रुप, एनकरेज क्रिएटिव, जब आप जो है बहुत सारे आइडियाज़ जो जनरेट कर पाते हो एक ग्रुप में, आप ग्रुप में कोई काम करो और आप एक से एक आइडिया जनरेट कर पा रहे, इसका मतलब क्या है, आप मंथन विधि है, इसका मंथन विधि का यूज़ किया जा रहा है। एनकरेज क्रिएटिविटी, इसमें जो है क्रिएटिविटी सृजनात्मकता को जो है एनकरेज किया जाता है, ठीक है। देन सेकंड आएगा सिमुलेशन, अनुक्रिया, ठीक है। सिमुलेशन होता है जो रियल लाइफ प्रैक्टिस होती है आपकी, जैसे लर्निंग बाय इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ, जो आपके सामने रियल लाइफ सिचुएशन है उसको आप इमिटेट करके लर्न कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो, जो रियल लाइफ आपके पास कोई क्या बोलते हैं रोल मॉडल है आपका, तो उसको देख देख के उसको जो इमिटेट करके आप लर्न कर रहे हो, ठीक है। देन यूज्ड इन मेडिकल मिलिट्री टीचिंग, ठीक है, इसको जो यूज़ किया जाता है मेडिकल में भी, मिलिट्री एंड टीचिंग में। देन थर्ड आएगा रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, इसमें जो स्टूडेंट एक्ट्स रोल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट सोशली, स्टूडेंट क्या करते हैं, रोल जो है प्रेजेंट करते हैं अंडरस्टैंड कंसेप्ट को सोशली, यानी समाज में जो है उसको कैसे जो है समझना है, ठीक है। ये कौन करता है, ये